गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शारिफ नवील शारिफ सर के एसएसटी क्लास पे एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं और एक नए टॉपिक के साथ में आपके लिए फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट, जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है और इसका कुछ हिस्सा हिस्ट्री को भी कनेक्ट करता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक कॉलोनी था ब्रिटिश एम्पायर की, तो सबसे पहले एक हल्की सी लाइट ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर डाल लेते हैं। एक्चुअली इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके, ये तीन डिफरेंट नेम हैं। हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में और यूके में। एक्चुअली इंग्लैंड इज अ कंट्री, एक देश है इंग्लैंड, उसी के पास एक दूसरी जगह है स्कॉटलैंड और उसी के पास एक तीसरी जगह है आयरलैंड। दोस्तों, बात यह है कि इंग्लैंड के भीतर प्रोटेस्टेंट सेक्ट को फॉलो करने वाले ईसाई ज्यादा थे। स्कॉटलैंड के अंदर कैथोलिक्स, जो कि कट्टर ईसाई माने जाते हैं, वो ज्यादा थे। और आयरलैंड के अंदर भी कैथोलिक की संख्या ज्यादा थी, लेकिन वहां प्रोटेस्टेंट भी साथ रहते थे। इन तीनों मुल्कों में सबसे पावरफुल मुल्क जो था वो इंग्लैंड था। इंग्लैंड ने अपनी ताकत के बल पर सन 1707 में स्कॉटलैंड को जबरदस्ती अपने साथ मिला लिया। यह सब जो होता एक्ट ऑफ यूनियन कहलाता है। स्कॉटलैंड के इंग्लैंड के साथ मिक्स होने के बाद इसका नाम हुआ ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन। वक्त गुजरा और 1801 में जबरदस्ती फोर्सिबली आयरलैंड को भी इंग्लैंड ने अपने साथ ऐड किया। अब उसके साथ दो कंट्री ऐड हो गए, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, और इसका एक तीनों का कंबाइंड नाम हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि जब सिंगल बात की जाएगी तो इंग्लैंड जब स्कॉटलैंड के साथ मिक्स हो जाएगा तो द ग्रेट ब्रिटेन, और जब आयरलैंड भी उसमें मिक्स हो जाएगा तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम आज यूके के नाम से जानते हैं, जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। whether the language of Scotland is Scottish and the language of Ireland is Irish। लेकिन चूंकि इंग्लैंड का इफेक्ट ज्यादा था तो धीरे धीरे उन्होंने स्कॉटलैंड और आयरलैंड के अंदर से कैथोलिक कल्चर को डैमेज करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद यूनियन जैक, जो कि इंग्लैंड का झंडा है, ये पूरे यूके का झंडा और इंग्लिश लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया था। खैर, ये तो एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था। मेन मसला हम प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट के बारे में बात करने का लेकर के आए हैं आपके लिए। दोस्तों, जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ तो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को एक झटके में गुलाम नहीं बनाया। सबसे पहले उन्होंने इंडिया में बिजनेस करने की इजाजत मांगी और इजाजत के साथ साथ उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने इंडिया में फोर्ट्स बनाए। फोर्ट्स बनाने की इजाजत इंडिया में किसी बाहरी आदमी को नहीं थी, उसके बावजूद इन लोगों ने यहाँ फोर्ट बनाए। फिर बिजनेस को सेफ्टी देने के नाम पर आर्मी रखी और फिर उसी आर्मी को लेकर के इन्होंने चढ़ाइयाँ शुरू कर दी। जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनके टीपू सुल्तान के साथ, हैदर अली के साथ, प्लासी की लड़ाई, नवाब सिराजुद्दौला के साथ, ये कई लड़ाइयाँ ऐसी हिस्टोरिकल लड़ाइयाँ हुई हैं जिनके बाद अंग्रेजों के हिंदुस्तान में पैर काफी मजबूती के साथ जम गए थे। तो दोस्तों, जिन हिस्सों पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा था, यानी जो टोटली अंग्रेजों ने जीतने के बाद अपने अंडर में लिए थे और जहां पे ब्रिटिश एम्पायर रूल करती थी, इंग्लिश पार्लियामेंट, वो हिस्से इंडिया में प्रोविंस एरिया कहलाता था। तो बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बात फिट कर लें कि जिन जगहों पर ब्रिटिश एम्पायर का सीधा डायरेक्ट रूल था, दे वर नोन एज प्रोविंसेस। और कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट थे जो ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में नहीं आते थे। उसमें से कुछ स्टेट एंटी ब्रिटिश थे और कुछ प्रो ब्रिटिश थे। कुछ सरेंडर्ड थे और खुद अपना रूल करते थे और ब्रिटिश एम्पायर को टैक्स वगैरह भरते थे। और कुछ इस तरह के थे जैसे टीपू सुल्तान, जैसे नवाब सिराजुद्दौला, जो सरेंडर्ड भी नहीं थे और एंटी ब्रिटिश थे। उन हिस्सों को प्रिंसली स्टेट कहा गया। अब ये डिवीजन हमें समझ में आता है क्लासिफिकेशन के। प्रोविंस वर डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, व्हेयर द प्रिंसली स्टेट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द लोकल प्रिंसेस एंड किंग्स। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया और उनके सामने पहली समस्या यह थी कि जो जगहें प्रोविंसेस आजाद हुए वो टोटली इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में चला गया। ब्रिटिश एम्पायर से शिफ्ट हुआ, इंडियन सरकार के अंडर में चला गया, क्योंकि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में था। तो जब वो फ्री हुआ तो इंडियन पार्लियामेंट को उसे दे दिया गया। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थे अभी वो उन राजा, राजकुमार, महाराजाओं के अंडर में थे और उनको अपना डिसीजन लेना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि अब प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में किस तरीके से मिलाया जाए, क्योंकि आज जो इंडिया हमारे पास है ये उस वक्त ऐसा नहीं था।
बहुत जद्दोजहद की वल्लभ भाई पटेल ने, कश्मीर को मिलाया, हैदराबाद को मिलाया और जोड़ तोड़ करके और पूरी अपनी एनर्जी लगा करके उन्होंने फिर एक जो नक्शा आज हमारे पास हिंदुस्तान का है वो शेप उसको मिली। बीच बीच में हिंदुस्तानी स्टेट्स को 1956 में भाषाई आधार पर पुनर्गठित रीऑर्गेनाइज किया गया। तो ये इंटरनल जो इसका अंदर का नक्शा है ये भी चेंज हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो, एंड आई होप कि एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से दोबारा से आपके साथ आऊँगा और आपको एक बहुत बारीक सी बात बहुत सिंपल वे में क्लियर करूँगा। गुड बाय।